हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा अगला चैप्टर विच इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। देखो, हम देखते हैं कि एलिफेंट का जो बच्चा होता है ना, वो हमेशा एलिफेंट होता है। ठीक है ना। वो बिल्ली नहीं होता, वो कुत्ता नहीं होता, वो शेर नहीं होता, वो कोई और एनिमल नहीं होता। वही अगर प्लांट्स की बात करें तो मैंगो का जो सीड होता है ना, वो मैंगो ही बनता है। ऐसा तो नहीं है ना कि वो पीपल का ट्री बन जाएगा, नीम का ट्री बन जाएगा, है ना, कुछ और बन जाएगा। ऐसे तो नहीं होता। ठीक है ना। तो इन क्वेश्चन से डील करने के लिए हम एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को स्टडी करते हैं जिसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है ना। और ये जो आइडिया है ना कि एलिफेंट का बच्चा हमेशा एलिफेंट होगा, कोई और एनिमल नहीं होगा। ठीक है ना। ये इस आइडिया पे बेस्ड है कि पेरेंट्स के थ्रू जो कुछ कैरेक्टर्स हैं जो बच्चे के अंदर, उनकी प्रोजेनी के अंदर जा रहा है, जो उनके जैसे कैरेक्टर्स को बिल्ड करता है। ठीक है ना। एक हाथी ही प्रोड्यूस करेगा। ठीक है ना। और ये जो ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स है, ठीक है ना, जिसको हम आगे समझेंगे कि ये क्या है, क्या चीज़ ऐसी है जो ट्रांसफ़र हो रहा है, इसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। बेसिकली इट इज़ द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। ठीक है ना। वही हम देखते हैं वेरिएशन। ऐसा तो नहीं होता ना कि हमेशा ऐसा थोड़ी ना होगा कि कोई एक पेरेंट के जो बच्चे होंगे वो हमेशा ट्विन्स होंगे, एक जैसे ही दिखेंगे, सेम कैरेक्टर्स उनमें जाएगा। ऐसा तो नहीं होता। कैरेक्टर्स जो हैं वो अलग अलग जा सकते हैं, उनमें वेरिएशंस हो सकता है। तो ये जो इनहेरिटेंस है ना, सेम मतलब ट्विन्स हो सकता है, उसमें वेरिएशंस भी आ सकते हैं। ठीक है। सो वेरिएशन इज़ द डिग्री। वेरिएशन का मतलब क्या होता है? इट इज़ द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट। ठीक है ना। कितने डिग्री से जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स से डिफर कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं वेरिएशन। एंड ध्यान में रखें कि वेरिएशन इज़ कॉज्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट इज़ नेचर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म। ठीक है ना। कहते हैं कि एडेप्टेशन होना करना और वेरिएशन होना, ये नेचर का रूल है। जो इस रूल को फॉलो नहीं करते वो एग्जिस्ट नहीं कर पाते, वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली चीज़ को फॉलो पे पर खड़े नहीं उतरते। ओके। नाउ ह्यूमंस को ना लगभग 8000 to 1000 BC पहले से पता था कि ये जो वेरिएशंस आ रहे हैं ना, ठीक है ना, ये जो अलग अलग वेरिएशंस, डिफरेंट कैरेक्टर्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है ना, ये ह्यूमंस को बहुत पहले से पता था। ठीक है ना। लेकिन इसका जो साइंटिफिक बेसिस एक्सप्लेनेशन वो तो इनको पता नहीं था। लेकिन ये जो पता था कि वेरिएशन जो होते हैं ना वो कैसे आते हैं, उनको पता था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आते हैं। सो वो इस चीज़ को ना, मतलब इस चीज़ को यूज़ करते हुए ना, उन्होंने बहुत सेलेक्टिवली उन्होंने ब्रीड किया एनिमल्स को, और प्रोडक्टिव एनिमल्स, ठीक है ना, जो हाई ईल्ड दे पाए, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को मतलब डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स के साथ उन्होंने बनाना, ब्रीड करना स्टार्ट किया। फॉर एग्ज़ाम्पल सहीवाल काऊ जो पंजाब में जाने जाते हैं, ठीक है ना, ये एक वेल नॉन इंडियन ब्रीड है, वाइल्ड काऊ का वेल नॉन ब्रीड है। ठीक है ना। अब उस समय हमारे एंसेस्टर को थोड़ी पता था कि हाँ ये मैकेनिज़्म होता है, इस मैकेनिज़्म को आपको फॉलो करना है, पूरा साइंटिफिक बेसिस तो नहीं पता था, लेकिन ये पता था कि हाँ जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स हैं उनको साथ में ब्रीड कर देंगे तो वो इनहेरिट होकर के प्रोजेनी में जाएगा, और जैसा हम चाहते हैं ब्रीड करना वैसा वो प्रोजेनी बन जाएगा। अब देखो इसकी साइंटिफिक बेसिस को देखें ना, तो सबसे पहले मिड 19th सेंचुरी को ग्रेगर मेंडल आते हैं। उन्होंने गार्डन पी पर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करा। ठीक है ना। लगभग 7 साल तक कंटिन्यू उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट को करा, 1856 से 1863 तक इतन, ठीक है ना। दिस वाज द टाइमलाइन जिसमें उन्होंने इस चीज़ को करा। ठीक है। और ये फर्स्ट टाइम था कि किसी साइंटिस्ट ने बायोलॉजी के प्रॉब्लम्स को, ठीक है ना, सॉल्व करने के लिए पहली बार स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल लॉजिक का यूज़ किया था। और आपको बता दूँ, उन्होंने जब वो ब्रीडिंग कर रहे थे, सो उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग लाइन बनाया। ट्रू ब्रीडिंग लाइन का मतलब ये है कि जो कैरेक्टर्स हैं,
ठीक है ना। हालांकि उस टाइम मेंडल को ये चीज़ पता नहीं थी जीन्स और एलील के बारे में, ठीक है ना, क्योंकि अब हम जानते हैं तो इस नॉलेज का यूज़ करके हम इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि ट्रू ब्रीडिंग लाइन का मतलब क्या होता है। अगर मैं टॉल वाले कैरेक्टर की बात करूं, ठीक है ना, तो मान लो कैपिटल टी से मैं बताता हूं कि कैपिटल टी अलील है जो टॉल हाइट वाले प्लांट के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो कैपिटल टी, ठीक है ना, दोनों सेम होने चाहिए। जब दोनों एलील सेम हो तो इसको हम कहते हैं होमोजाइगस कंडीशन। जब दोनों एलील सेम हो, टी होमोजाइगस हो, ठीक है ना, या ड्वार्फ प्लांट की मैं बात करूं, सो स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है ना, होमोजाइगस कंडीशन जो होता है ना, इसी को हम कहते हैं ट्रू ब्रीडिंग लाइन। और ट्रू ब्रीडिंग लाइन के को लाने के लिए उन्होंने बहुत बार सेल्फ पोलिनेशन अंडरगो किया ताकि वो जो एलील है ना, स्पेसिफिक एलील है, होमोजाइगस कंडीशन अचीव हो जाए। और उन्होंने ना 7 कैरेक्टर्स, ठीक है ना, 7 कैरेक्टर्स का उन्होंने यूज़ किया। अब देखो, मैं अगर हाइट की बात करूँ तो हाइट कैरेक्टर हो गया, ठीक है ना, और जो फैक्टर हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम कहते हैं जीन। और हाइट में भी तो वेरिएशन होता है ना, टाइप्स होता है, ठीक है ना, और उन टाइप्स को मैं कहता हूँ ट्रेट्स, ठीक है ना। सो वो टॉल हो सकते हैं या ड्वार्फ हो सकते हैं। उसी तरीके से जीन तो रिस्पॉन्सिबल है ही हाइट के लिए, लेकिन हाइट में भी तो टॉल और ड्वार्फ है ना। सो हाइट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, जो फॉर्म ऑफ एलील रिस्पॉन्सिबल होता है हाइट के लिए, टॉल हाइट के लिए, उसको हम कहेंगे अलील, ठीक है ना। बेसिकली जिस तरीके से ये जो ट्रेट्स हैं दे आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर, ठीक है ना, वैसे ही अलील्स आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन, ठीक है। नाउ उन्होंने क्या लिया था, सीड शेप लिया था, सीड कलर लिया था, है ना, ऐसे 7 कैरेक्टर्स उन्होंने लिए थे। सीड शेप की अगर मैं बात करूँ तो जो डोमिनेंट है और रेसेसिव, जो मैं पहला बोलूँगा वो डोमिनेंट होगा, उसके दूसरे वाला जो होगा वो रेसेसिव होगा। सीड शेप की बात करूँ तो राउंड वाला क्या होता है, डोमिनेंट, एंड रिंकल क्या होते हैं, रेसेसिव होता है। सीड कलर की बात करूँ येलो एंड ग्रीन, ठीक है। पोड कलर की बात करूँ तो ग्रीन येलो, यहाँ पे चेंज हो जाता है। सीड कलर से याद रख लो, ठीक है ना, सीड कलर से याद रख लो, या आप ऐसे याद कर सकते हो कि जब आप मार्केट में पी को ख़रीदने के लिए जाते हो, सो बाहर से आप वही देखोगे ना कि जो पॉट का कलर जितना ज़्यादा ग्रीन हो ना उतना अच्छा है, वो उसको ले लो, सो वो डोमिनेंट है। सो आप ऐसे समझ सकते हो, बस पॉट कलर आप याद कर लो और सीड कलर के लिए इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। सो पॉट कलर आप कौन सा लेना चाहोगे, ग्रीन लेना चाहोगे, ऑफकोर्स येलो वाला तो नहीं लेना चाहोगे। अब देखो, सो सीड कलर और पॉट कलर यहाँ से क्लियर हो गया, सीड से भी क्लियर हो गया, है ना। अब देखो फ्लावर की बात करें तो वायलेट डोमिनेंट होता है, वाइट रेसेसिव होता है। पॉट शेप की बात करें फुल कॉन्स्ट्रिक्टेड, फ्लावर पोजीशन एक्सियल टर्मिनल, स्टेम हाइट टॉल ड्वार्फ, ठीक है ना। अब देखो इन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हुए ये बताया, ठीक है ना, उन्होंने एक टॉल प्लांट लिया, ठीक है ना, होमोजाइगस कंडीशन में था वो, कैपिटल टी, और उन्होंने एक दूसरी तरफ ड्वार्फ प्लांट लिया, स्मॉल टी। अब जब इनका गैमेट फॉर्मेशन कैसे होता है, कैपिटल टी से बस एक ही फॉर्म ऑफ एलील लेना, दोनों में टी प्रेजेंट है, ठीक है ना, तो टी आया गैमेट, और कैपिटल स्मॉल टी और स्मॉल टी से टी आया। सो दोनों कैपिटल टी स्मॉल टी मिल करके क्या बना है, ठीक है ना, क्या बना है, हेटेरोजाइगस कंडीशन जब होता है ना तो वो डोमिनेंट ट्रेट शो करता है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। इसका एक्सेप्शन है जो हम आगे देखेंगे। सो कैपिटल टी भी टॉल होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल होता है। तो जब उन्होंने फर्स्ट जनरेशन जो बनाना उसमें सारे के सारे जो प्लांट थे ना सारे के सारे टॉल निकल गए। उसके बाद जब उन्होंने कैपिटल टी सेकंड जनरेशन जब बनाया, मतलब फर्स्ट जनरेशन को सेल्फ क्रॉस किया उन्होंने, ठीक है ना। तो सेल्फ क्रॉसिंग के बाद उन्होंने देखा कि उसमें से 1/4 प्लांट जो थे ना वो क्या थे, ड्वार्फ थे, ठीक है ना, और 3/4 प्लांट जो थे ना वो टॉल थे। मतलब इन्होंने देखा जो फिनोटाइपिक रेशियो आ रहा था वो 3:1 आ रहा था, और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 आ रहा था, ठीक है ना। जीनोटाइपिक रेशियो में आपको बता दूँ, कैपिटल टी स्मॉल टी, जहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी 2 बार आ रहा था, 1:2:1, ऐसे आप ध्यान में रखिए।
अब जब ये चीज़ वो देख रहे थे ना, जब क्रॉसिंग कर रहे थे, सो उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि हाँ, ये जो कैरेक्टर्स हैं ना, पेरेंट से प्रोजेनी में जो जा रहे हैं ना, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है ना जो स्टेबली पास डाउन हो रही थी बिना चेंज हुए। उस टाइम पे उन्होंने इसको कहा फैक्टर। आज हम इसको जीन्स के नाम से जानते हैं। ये यूनिट ऑफ क्या होता है? इनहेरिटेंस होता है, ठीक है ना? समझ में आ रही ना? देखो, जीन्स और एलील में कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। जैसे कैरेक्टर्स के दो फॉर्म्स होते हैं, ठीक है ना? हाइट एक कैरेक्टर है, उसके दो फॉर्म्स हैं, टॉल और ड्वार्फ। वैसे ही जीन और एलील कुछ नहीं है, ठीक है ना? जीन क्या होता है? हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और वही अगर मैं टॉल की बात करूँ तो ऐसा कौन सा जीन है जो टॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना? तो इसके जीन्स के दो फॉर्म्स हो गए ना, जो टॉल के लिए है और जो ड्वार्फ के लिए है। इसी को हम क्या बोलते हैं? एलील्स बोलते हैं। बेसिकली ये जीन्स के अलग टाइप्स हैं। ये एलील्स जीन्स ही है, लेकिन इसके अलग टाइप्स हैं, ठीक है नाउ। और ये जो क्रॉसिंग वगैरह करते हैं गैमेट को लेकर के, आपको पता है क्लास 10th में भी आपने देखा होगा कि वो बॉक्सेस वगैरह हम बना रहे होते हैं, वहाँ से फिर हम जो जीनोटाइप है वो सब चीज़ देख रहे होते हैं। सो ये जो डायग्राम बना के हम करते हैं ना, स्क्वायर बनाते हैं, इसको हम कहते हैं पुन्नित स्क्वायर। और ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट के नाम पे रखा गया था, रेगिनाल्ड सी पुन्निट, ठीक है नाउ। फिनोटाइपिक रेशियो मैंने बता दिया 3:1। 4 में से 3 प्लांट टॉल होंगे, एक ड्वार्फ होगा। और जीनोटाइपिक रेशियो कैपिटल टी स्मॉल टी 1:2:1 का रेशियो आ रहा था इसमें। नाउ अभी मोनोहाइब्रिड क्रॉस करने के बाद जो उनको ऑब्जर्वेशन मिला ना, उस ऑब्जर्वेशन से उन्होंने 2 रूल्स को प्रपोज किया। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा जो है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस में उन्होंने देखा कि जो कैरेक्टर्स हैं ना आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट, इसी को उन्होंने फैक्टर कहा, जो हम जीन्स के नाम से आज जानते हैं इसे। फैक्टर्स हमेशा पेयर में होते हैं, ठीक है ना? इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट, ठीक है ना? जो डोमिनेट, ठीक है ना, एक पेयर क्या होगा? डोमिनेंट होगा, दूसरा क्या होगा? रिसेसिव होगा, ठीक है नाउ। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करें ना, कि देखो कि अलील्स जो होते हैं ना, वो दे आर प्रेजेंट बेसिकली। देखो देयर इज़ अ प्रॉपर लाइन कि अलील्स जो होते हैं ना, द 2 एलील्स ऑफ अ जीन पे आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। सो जिस तरीके से हम देखते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को, आप कुछ इस तरीके से समझो कि हमने सेल वाले चैप्टर में ऑलरेडी इस बात को पढ़ा है कि जब एक सेल से दूसरा सेल बनाना होता है तो जो न्यूक्लियर या जो जेनेटिक मटेरियल है, जिसको क्रोमैटिन कहते हैं, आगे कंडेंस होकर के वो क्रोमोसोम्स बनाता है, उसको क्या करना होता है? एक सेल से दूसरे सेल में इक्वली क्या करना है? डिवाइड करना है ना? सेपरेट होना है उनका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ट्रांसफ़र होता है। सो बेसिकली ये जो जीन्स होते हैं ना, ठीक है ना, ये क्रोमोसोम के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। हमारे बॉडी में टोटल कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। और 23 पेयर्स हैं। 23 हमारे मदर से आता है, 23 फादर से आता है, ठीक है ना। और ये होमोलगस हैं एक दूसरे के। ऐसे ही क्रोमोसोम के ऊपर क्या होता है? एलील होता है, ठीक है ना। अलील, ठीक है ना। 2 क्रोमोसोम्स है। फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम नंबर 1 में 2 क्रोमोसोम्स होंगे, एक मदर का एक फादर का, उन दोनों में एक एलील लगा होगा। तो जिस तरीके से क्रोमोसोम जो होते हैं ना सेल डिवीज़न के टाइम पे सेपरेट हो जाते हैं, वैसे ही उनके साथ साथ एलील भी सेग्रीगेट हो जाता है। सो एक क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन दूसरे क्रोमोसोम के सेग्रीगेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है ना। आप देखो, आप 2 अपने फिंगर्स को टच करके रखो और दोनों को आप सेपरेट कर पा रहे हो ना, दोनों का जो सेपरेशन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट तो नहीं है। आपने उसको सटाया, फिर आपने उसको हटा दिया। वैसे ही है ना कि एलील्स जो है ना वो होमोलोगस क्रोमोसोम के पर प्रेजेंट है ऑन होमोलोगस साइट। क्रोमोसोम सेपरेट हो जा रहे हैं, वैसे एलील जो उसमें लगे हुए हैं वो भी सेपरेट हो जा रहे हैं। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि सेग्रीगेशन ऑफ एलील, वन एलील इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ द अदर एलील, ठीक है। और ये ब्लेंडिंग शो नहीं करते, लेकिन इसमें एक्सेप्शन ये है कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ना, इसका एक्सेप्शन है। इसमें क्या देखा गया है ना कि जो डॉग फ्लावर, जिसको स्नैपड्रैगन और एंटीरिनम भी कहते हैं,
इसमें ना मतलब जब इनको क्रॉस किया गया आर आर कैपिटल आर, ठीक है ना, जो डोमिनेंट इनका जो फ्लावर था ना, जो डोमिनेंट कलर था कैपिटल आर, ये था आपका रेड कलर, और जो रेसेसिव कलर था वो था वाइट। तो जब उन्होंने क्रॉसिंग करी कैपिटल आर और फिर मिला आपका कैपिटल आर स्मॉल आर को भी क्या होना चाहिए, डोमिनेंट होना चाहिए, रेड कलर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये जो था ना, ये पिंक कलर का मिला, मतलब इसमें जो रेड कलर फ्लावर था वाइट कलर था, ठीक है ना, मतलब एक तरीके से हमें क्या दिखा, बीच का इंटरमीडिएट वाला जो कलर है ना वो हमें देखने के लिए मिला, ठीक है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या है ना कि फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है ना। और पहले जो था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशियो कितना आता था, 3:1 आता था, क्योंकि उसमें से तीनों के तीनों टॉल होते थे, एक ड्वार्फ होता था। इसमें क्या होगा, इसमें दो जो है ना, इसमें एक होगा आपका कंप्लीट डोमिनेंस दिखाएगा, एक दिखाएगा आपका रेसेसिव, बीच वाला दिखाएगा मतलब उनके बीच में इंटरमीडिएट। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ ना कि जो मॉडिफाइड एलील है ना, ये कुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल सेल लेस एफिशिएंट हो एंजाइम के लिए, लेस एफिशिएंट एंजाइम बना रहा हो, जो पूरा रेड कलर का फ्लावर नहीं बना पाया, इंटरमीडिएट बीच का पिंक कलर बना दिया, या एक नॉन फंक्शनल एंजाइम को बना दिया हो वो एंजाइम, वो एलील, या कोई एंजाइम को बना ही नहीं, ठीक है ना। मतलब जो मॉडिफाइड एलील है ना, जैसे आर, जो मॉडिफाइड एलील हमें देखने के लिए मिला आर, इसने या तो एक नॉन फंक्शनल एंजाइम को बनाया, एंजाइम तो बनाया ही नहीं, ठीक है ना, या लेस एफिशिएंट एंजाइम का बनाया। इन तीनों में से कोई एक रीज़न हो सकता है। ये पिंक कलर के फ्लावर हमें मिले। इसके को डोमिनेंस की बात करें कि देखो, जब F1 जनरेशन में हमने देखा कि ये एक तो हमें डोमिनेंट मिलेगा, ठीक है ना, डोमिनेंट हमें मिलेगा, डोमिनेंस हमें देखने के लिए मिला, या उन दोनों के बीच का हमें देखने के लिए मिलेगा, जिसको हमने कहा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लेकिन को डोमिनेंस के बीच में क्या होता है ना कि पेरेंट के जो F1 जनरेशन होता है ना, जो जनरेशन बना प्रोजेनी, वो दोनों पेरेंट से क्या करेगा, रिसेंबल कर रहा होगा, ठीक है ना, वो दोनों पेरेंट से रिसेंबल कर रहा होगा। इसका सबसे गुड एग्जांपल है ABO ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बीइंग। ABO ब्लड ग्रुपिंग की हम जानते हैं कि इसमें जो रेस्पॉन्सिबल होता है जो जीन, वो है आई जीन, ठीक है ना। 3 एलील्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, IA, IB और IE, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं ना, जो ये जीन्स होते हैं ना, ये RBC के ऊपर एंटीजेंस बना रहे होते हैं। ऑलरेडी हमने ये ब्लड वाले चैप्टर में, ब्लड एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में देख लिया। देखो, अगर पेरेंट से IA जीन मिला और पेरेंट 2 से भी IA जीन मिला, तो जीनोटाइप ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप क्या होगा, IA होगा। सो ये इनका ब्लड ग्रुप क्या होगा, A होगा। अगर एक पेरेंट से A मिला, दूसरे पेरेंट से B मिला, ठीक है ना। ऐसा इसमें नहीं है कि A वाला डोमिनेंट हो जाएगा, B वाला रिसेसिव हो जाएगा, तो उसका ब्लड ग्रुप A होगा, नहीं। दोनों पेरेंट से जो भी कैरेक्टर्स मिल रहे हैं ना, दोनों कैरेक्टर इक्वली ऑफ स्प्रिंग में शो होंगे। जैसे पेरेंट 1 से मिला, मान लो फादर से मिला IA, मदर से मिला IB, तो ऑफ स्प्रिंग में क्या गया, IA IB गया, तो इसका ब्लड ग्रुप ना ही A होगा ना ही B होगा, दोनों ही होंगे इक्वली, AB इसका ब्लड ग्रुप होगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे को डोमिनेंस में ABO ब्लड ग्रुपिंग जो इसका एग्जांपल इसमें देखने के लिए मिलता है। और सिंस इसमें 3 एलील्स है ना, 3 डिफरेंट एलील है, तो 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एलील इसमें पॉसिबल होते हैं, ठीक है। और ABO ब्लड ग्रुपिंग जो है ना, ये मल्टीपल एलील का भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। देखो, और एक चीज़ यहाँ पे देखो, एक इम्पॉर्टेंट लाइन है NCERT में जो कहती है, डोमिनेंस इज़ नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ जीन, ठीक है ना। डोमिनेंस किसी भी जीन का ना एक ऑटोनोमस फीचर नहीं है, ठीक है ना। देखो, जैसे इट डिपेंड्स ऑन एज मच ऑन द जीन प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर फिनोटाइप फ्रॉम दिस प्रोडक्ट। इसका एग्जाम्पल आप देखो दिया गया है, पी का जो सीड होता है ना, जो जीन पी के सीड में स्टार्च सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। देखो, प्रोडक्ट में क्या बनाया गया, ये जीन प्रोडक्ट में क्या बना रहे हैं, स्टार्च की सिंथेसिस कर रहे हैं। जो डोमिनेंट आपका जीन होगा ना, एलील होगा ना, वो क्या करेगा, ज़्यादा स्टार्च की सिंथेसिस करेगा, ठीक है ना। और जो रेसेसिव होगा वो कम स्टार्च की सिंथेसिस करेगा। सो यहाँ पे देखो ना, जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है ना,
वो मतलब एक के प्लांट की एक प्रॉपर्टी को तो प्लांट में इंड्यूस कर ही रहा है, बना ही रहा है, शो करा ही रहा है, उसके साथ साथ कुछ और अलग से प्रॉपर्टीज़ को भी वो प्लांट में शो कर देता है एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल जो डोमिनेंट अलील है, ठीक है ना, उसने ज़्यादा स्टार्च सिंथेसिस करा है। अब ज़्यादा स्टार्च सिंथेसिस को कराने के लिए बड़ी सीड भी तो चाहिए होगी ना। सो ज़्यादा स्टार्च सिंथेसिस करने के लिए सीड भी क्या हो गया, बड़ा हो गया। सो इसमें एक कैरेक्टर्स को इंड्यूस करने गए तो मल्टीपल कैरेक्टर्स यहाँ पे बन गए, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हो कि एक जीन जो है ना मल्टीपल कैरेक्टर्स को क्या कर रहा है, इंड्यूस कर दे रहा है, ठीक है ना, ड्यू टू द प्रोडक्ट, ठीक है ना। प्रोडक्ट जो बन रहा है ना उसके ऊपर ये डिपेंडेंट है। आधी बात समझना ना। अब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करें ना, इसमें हम दो कैरेक्टर्स को लेके चल रहे होते हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिया गया है वो आपका राउंड शेप सीड का, येलो सीड का, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे हमने सीड का शेप लिया और सीड का कलर लिया, दोनों कैरेक्टर्स को हमने साथ में लेकर के इसको हमने क्रॉस करा। और जब हमने यहाँ पे क्रॉस करा ना तो जो हमें फिनोटाइपिक रेशियो मिला, ठीक है ना, इसको आप रटो नहीं, आप सिंपल ऐसे मल्टीप्लिकेशन कर लो। 3:1 किसका रेशियो था, फिनोटाइपिक रेशियो था मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 3:1 को मल्टीप्लाई कर दो 3:1 से, तो आपको मिल जाएगा 9:3:3:1 मिल जाएगा। वही अगर आप जीनोटाइपिक रेशियो देखोगे तो उसमें क्या था, 1:2:1, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1:2:1 को 1:2:1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 1:2:1:2:4:2:1:1, ठीक है ना। ये इसका जीनोटाइपिक रेशियो है, किसका, डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो हो गया, ठीक है ना। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस से क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से तो दो लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन, ठीक है ना। डाई हाइब्रिड क्रॉस से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आया। ये लॉ ये बता रहा होता है कि द टू पेयर्स ऑफ ट्रेट आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, सेग्रीगेशन ऑफ वन कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर्स। सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर्स इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर्स। कहने का मतलब ये है कि हमने जो सीड का शेप लिया और सीड का जो कलर लिया है ना, ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है ना। अगर सीड का अगर डोमिनेंट कैरेक्टर जा रहा होगा तो सीड का कलर भी डोमिनेंट वाला ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना। अब देखो जो मेंडल का जो काम था ना, इन्होंने पब्लिश किए 1865 के आसपास, ठीक है। लेकिन 1900 तक 35 इयर्स तक इनका जो काम था ना ये अनरिकॉग्नाइज रहा, ठीक है ना। और ऐसा इसलिए था ना कि क्योंकि उस टाइम पे आज के टाइम जैसा कम्युनिकेशन तो नहीं था। सेकंड रीज़न ये था कि बहुत से साइंटिस्ट कंफ्यूज थे कि जो एलील्स है ना, रिसेसिव और डोमिनेंट, ये ब्लेंडिंग वाली चीज़ को तो शो नहीं कर रहे थे। तो बहुत से लोग ना इस एक्सप्लेनेशन को लेकर के नाखुश थे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। थर्ड जो था ना, बायोलॉजी में मैथमेटिक्स का यूज़। फोर्थ जो था ना, ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ, कोई फिजिकल प्रूफ नहीं बता पा रहे थे। जैसे उन्होंने फैक्टर की बात कही ना, फैक्टर्स, जीन्स वगैरह, ये सब चीज़ की बात उन्होंने कही उस टाइम पे। तो ये फैक्टर्स एग्जिस्ट करते नहीं करते हैं, उन्होंने इसको साबित नहीं कर पाए बेसिकली। सो 1900 के आसपास 3 साइंटिस्ट उन्होंने इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर किया मेंडल का रिजल्ट। उन साइंटिस्ट का नाम था डी व्राइस, कॉरेंस एंड वोन सेटमार्क। और उस टाइम पे क्या था ना कि जो सेल का जो स्ट्रक्चर है, सेल कैसे डिवाइड करता है, ठीक है ना, क्रोमोसोम का मूवमेंट मियोसिस के टाइम पे, मतलब वगैरह वगैरह जो चीज़ें ना उस टाइम पे ये सब मतलब पता चल गया था, मतलब डिस्कवरी हो गई थी, ये सब चीज़ें समझ में आने लगा था, ठीक है। नाउ 1902 में ना मतलब 2 साइंटिस्ट ने मिल करके, ठीक है ना, क्रोमोसोम के मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस कैसे होता है इसके ऊपर काम किया, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि जो क्रोमोसोम का जो बिहेवियर है ना वो जीन के जैसा ही है। मैंने ऑलरेडी इस चीज़ को बता दिया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे क्या होता है, क्रोमोसोम सेग्रीगेट करते हैं और अलील्स भी क्या कर रहे होते हैं, सेग्रीगेट कर रहे होते हैं। अब खुद ही बताओ, अलील जो है ना जीन जो है ना क्रोमोसोम के ऊपर बैठा हुआ है, तो क्रोमोसोम अगर अलग होगा तो जीन भी तो ऑफकोर्स अलग होना ही है।
ठीक है ना। जीन और क्रोमोसोम कुछ अलग नहीं है, जीन जो होता है ना क्रोमोसोम का ही हिस्सा है, उसके ऊपर उसमें ही वो मतलब इनग्रेंड है, ठीक है ना। तो यही इन्होंने बिहेवियर ऑब्जर्व किया, जो बिहेवियर मेंडल ने बताया था कि जीन्स क्या करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं। तो उन्होंने देखा क्रोमोसोम भी तो सेग्रीगेट कर रहे हैं। सो द बिहेवियर, उन्होंने कहा द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स और पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स, ठीक है ना, एंड यूज्ड क्रोमोसोम मूवमेंट टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ, ठीक है। इसी को उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से जाना है, ओके। और जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन था, किन्होंने दिया था, थॉमस मॉर्गन ने दिया था, TH मॉर्गन ने दिया था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्राई के ऊपर। इसलिए उन्होंने किया क्योंकि ये सिंपल सिंथेटिक मीडियम लेबोरेटरी में वो ग्रो किए जा सकते हैं। उनका जो लाइफ साइकिल है वो 2 हफ्तों में ही कंप्लीट हो जाता है, और सिंगल मेटिंग से बहुत लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी को बनाया जा सकता है, और मेल और फीमेल के बीच में क्लियर सेक्स का डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है ना। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, फीमेल लिया उन्होंने वाइट आई वाला और येलो बॉडी, और मेल जो लिया ना उसका आई था रेड और ब्राउन बॉडीड मेल उन्होंने लिया, ठीक है। सो उन्होंने जब इनको क्रॉस किया ना, उन्होंने इस चीज़ को देखा कि जो मेंडल ने जो रेशियो दिया था ना कि जिस रेशियो में बनेंगे, ठीक है ना, जैसे 1:2:1 जीनोटाइपिक रेशियो, ठीक है ना, या ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का था। डायहाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो 9:3:3:1, ये चीज़ जो है ना इनको देखने के लिए नहीं मिला। द प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, देखो उन्होंने एग्जैक्टली उनको देखने के लिए क्या मिला कि उन्होंने कहा कि द 2 जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। जो प्रोजेनी बनी ना सेकेंड जनरेशन में, इट डेविएटेड वेरी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द 9:3:3:1 रेशियो विच इज़ एक्सपेक्टेड, ठीक है ना। तो उन्होंने इस चीज़ को बताया कि जो वो जीन्स है ना, 2 जीन्स जो उन्होंने लिए ना डायहाइब्रिड क्रॉस के टाइम पे, वो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट नहीं थे। तो जब वो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट नहीं थे, ठीक है ना, अच्छा सॉरी, वो सेम क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट, अगर वो दोनों सेम क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट अगर नहीं होते तो वो ऑफकोर्स सेग्रीगेट कर जाते हैं, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट कर जाते हैं। अब चूंकि वो दोनों जीन्स जो है ना वो सेम क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट है, तो वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं करेंगे, ठीक है ना। सो इसको उन्होंने कहा लिंकेज, और लिंकेज जो हो सकता है ना वो टाइटली लिंक्ड भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर टाइटली लिंक्ड हुआ तो रिकॉम्बिनेशन बहुत कम देखने के लिए मिलेगा। अगर टाइटली लिंक्ड नहीं हुआ, लूजली लिंक्ड होगा, तो थोड़ा सा ज़्यादा हायर रिकॉम्बिनेशन हमें देखने के लिए मिलेगा। फॉर एग्जांपल वाइट एंड येलो, फॉर एग्जांपल द जीन्स वाइट एंड येलो वाले जो जीन्स थे ना वो टाइटली लिंक्ड थे, सो ओनली 1.3% रिकॉम्बिनेशन देखने के लिए मिला। वाइल वाइट एंड मिनिएचर विंग, जब इन जीन्स को लिया साथ में तो ये 37.2% रिकॉम्बिनेशन दिखाया। इसका मतलब ये है कि ये लूजली लिंक्ड थे, इन जीन्स के बीच का डिस्टेंस जो है ना वो ज़्यादा है। सो उनके स्टूडेंट TH मॉर्गन के जो स्टूडेंट थे अल्फ्रेड स्टर्टवेंट, इन्होंने फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन को देखते हुए जीन्स के बीच का डिस्टेंस उन्होंने निकाला, ठीक है ना, जिसको जेनेटिक मैपिंग बताया गया, ठीक है ना। सो जेनेटिक मैपिंग जो है ना, ये टेक्निक एक्सटेंसिवली यूज़ हो रहा है एज ए स्टार्टिंग पॉइंट इन द सीक्वेंसिंग ऑफ होल जीनोम, ठीक है। सो ये चीज़ें थी मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डायहाइब्रिड क्रॉस, और TH मॉर्गन ने जो एक्सपेरिमेंट किया और जो एक्सपेक्ट कर रहे थे डायहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो आया था मेंडल के टाइम पे, वो चीज़ उनको देखने के लिए उसमें नहीं मिली। तो फिर उनको पता चला कि वो जो दोनों जीन्स है ना वो सेम क्रोमोसोम के ऊपर है, इसलिए मतलब वेरिएशंस देखने के लिए नहीं मिल रहे, रिकॉम्बिनेशन देखने के लिए नहीं मिल रहा है, ज़्यादा पेरेंटल टाइप की ऑफस्प्रिंग्स देखने के लिए मिल रहा है। ओके, दैट वाज द थिंग, आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। नाउ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात करें और प्लियोट्रॉपी की बात करें, कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। मैं तो कहता हूँ आप इसको एग्जांपल्स के फॉर्म में याद करो। एग्जांपल्स के फॉर्म में जैसे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की अगर मैं बात करूँ, इसमें क्या होता है, जैसे आप हाइट लो। अब हाइट जो होता है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि बिल्कुल ही बहुत टॉल होंगे,
6 फीट के होंगे और बिल्कुल बहुत बौने हो जाएंगे 4 फीट के होंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। एक वेरिएशन देखने के लिए मिलता है, 4 फीट, 5 फीट, 5.5, 5.7, 5.6, 5.8, 5.10, 5.11, 5.10, 6 फीट, ये सब चीज़ देखने के लिए मिलता है। तो ये जो वेरिएशन है ना, इसका मतलब ये है ना कि एक जो जीन है ना, मतलब एक जो कैरेक्टर है हमारा, फॉर एग्जांपल हाइट, उसको बहुत सारे जीन्स जो होते हैं ना कोड कर रहे हैं, ठीक है ना, बहुत सारे जीन जो है ना कोड कर रहे हैं। तो पॉलीजेनिक, इसके नाम से आप ध्यान रखो कि इसमें बहुत सारे जीन्स होते हैं। पॉलीजेनिक मतलब बहुत सारे जीन क्या कर रहे हैं, एक कैरेक्टर को कोड कर रहे हैं। वैसे ही आप स्किन का देख लो, स्किन का टोन ऐसा तो नहीं होता ना कि बहुत ही भयंकर ब्लैक और भयंकर वाइट, ऐसा तो नहीं होता, बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट आते हैं। तो इससे यही पता चलता है कि बहुत सारे जीन्स एक कैरेक्टर को वो क्या कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं। और प्लियोट्रॉपी की बात करें तो इसमें क्या होता है, पॉलीजेनिक में बहुत सारे जीन, इसमें प्लियोट्रॉपी में सिर्फ एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स को देख रहा होगा। अ सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। देखो इसका जो अंडरलाइनिंग मैकेनिज्म ऑफ प्लियोटोरी होता है ना, इन मोस्ट केसेस इफेक्ट ऑफ जीन ऑन मेटाबॉलिक पाथवे विच कंट्रीब्यूट टू अ डिफरेंट फिनोटाइप, ठीक है ना। देखो क्या होता है ना कि इसका एग्जांपल है फिनाइलकीटोन्यूरिया, ठीक है। एक काम करते हैं, इसका एग्जांपल आप बस याद रखिए, फिनाइलकीटोन्यूरिया क्या होता है आगे जेनेटिक डिसऑर्डर में अच्छे से देखेंगे। अब हम देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। 1891 की बात है, हैंकिंग ने जब वो स्पर्मेटोजेनेसिस जो के टाइम पे स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स वगैरह बन रहे होते हैं ना, उसको स्टडी कर रहे थे। सो उन्होंने ये पाया कि 50% स्पर्म के पास ना एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, 50% के पास वो नहीं था, ठीक है ना। सो इस बॉडी को उन्होंने नाम दिया एक्स बॉडी, आगे जाकर के एक्स क्रोमोसोम के नाम से जाना गया, ठीक है ना। देखो सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है ना, इसके बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, एक होता है मेल हेट्रोगैमेटिक, दूसरा होता है फीमेल हेट्रोगैमेटिक, ठीक है ना। मेल में क्या होता है ना, मेल दो अलग तरह के क्रोमोसोम्स को डेवलप करता है और यही डिसाइड करता है कि प्रोजेनी का मतलब सेक्स क्या होने वाला। फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो एक्स वाई टाइप होता है, ठीक है ना, एक्स वाई टाइप होता है। तो मेल क्या करता है, एक्स भी बनाता है, वाई भी बनाता है, ठीक है ना। अगर एक्स वाई आ गया तो मेल होगा, एक्स आ गया तो फीमेल होगा। तो एक्स वाई टाइप और एक्स ओ टाइप ये मेल हेट्रोगैमेटिक एग्जाम्पल्स होते हैं। एक्स वाई टाइप का एग्जाम्पल है ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला, एक्स ओ टाइप का एग्जाम्पल है ग्रासहॉपर। फीमेल हेट्रोगैमेटिक की बात करें तो फीमेल दो अलग तरह के क्रोमोसोम्स को बनाती है जो सेक्स डिटर्मिनेशन को डिसाइड करते हैं। चूँकि ये फीमेल बना रही है, इसको हम कहते हैं फीमेल हेट्रोगैमेटिक। इसमें ZW, ठीक है ना, इसमें एग्जाम्पल है हैन, ठीक है ना, हैन इसका एग्जाम्पल है। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन, हमने ऑलरेडी देख लिया। सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें हनी बी में, देखो होता ये है ना कि जो क्वीन हनी बी होती है ना, वो एग सेल को क्या करती है, रिलीज़ करती है। अब ये एग सेल जो है ना कोई मेल गैमेट के साथ ना बिना मिले हुए पार्थिनोजेनेसिस होता है और ये बन जाता है मेल हनी बी। और जो मेल हनी बी होता है ना उसको हम ड्रोन कहते हैं, और चूँकि ये पार्थिनोजेनेसिस से बना है, ये हैप्लॉइड होता है। अब होता ये है ना कि मेल हनी बी क्या करता है, अपना गैमेट रिलीज़ करता है, और जो फीमेल और जो क्वीन का जो आपका एग होता है ना उसके साथ मिल करके ये फर्टिलाइज हो जाता है। तो बेसिकली ये डाइप्लॉइड आपका प्रोजेनी ऑफस्प्रिंग को बना देते हैं। और ये दो तरह के हो सकते हैं, अगर उस हनी बी को आपने रॉयल जेली के साथ फीड किया तो वो बन जाती है क्वीन हनी बी, और बी ब्रेड पर फीड किया तो वो बन जाती है वर्कर हनी बी, ठीक है। और इनका जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है ना। और मेल जो होता है ना अपने स्पर्म्स को माइटोसिस के हेल्प से बना रहा होता है, क्योंकि वो हैप्लॉइड हो रहा है ना। अगर वो डिप्लॉइड होता तो अपने गैमेट में हाफ क्रोमोसोम्स नंबर को करने के लिए मियोसिस कर रहा होता। और एक लाइन को ध्यान में रखें कि इनका कोई फादर नहीं होता, ना ही इनका कोई सन होता है, लेकिन इनके ग्रैंड सन्स होते हैं और इनके ग्रैंडफादर होते हैं, इतना आप ध्यान में रखो।
देखो म्यूटेशंस की बात करिए, एक फेनोमेनन होता है जिसमें डीएनए का जो सीक्वेंस हो जाता होता है ना, वो अल्टर हो जाता है और अलग फिनोटाइप और जीनोटाइप को ये रिजल्ट करता है ना। रिकॉम्बिनेशन के साथ साथ जैसे देखो वेरिएशन की अगर हम बात करें कि ऑफस्प्रिंग में मुझे वेरिएशन चाहिए, तो उनके जो जेनेटिक मेकअप है ना, उसमें रिकॉम्बिनेशन होना चाहिए, म्यूटेशन होना चाहिए। तो ये दो तरीके हैं, रिकॉम्बिनेशन और म्यूटेशन, जिससे वेरिएशंस आते हैं। अब देखो यहाँ पे जो आपके म्यूटेशंस हैं ना, या तो किसी सेगमेंट ऑफ डीएनए जीन का क्या हो जाए, लॉस हो जाए, डिलीट हो जाए वो, या कोई एक्स्ट्रा जीन क्या हो जाए, बन जाए, ठीक है ना। तो इसमें क्रोमोसोम में क्या हो जाएगा, अल्टरेशन आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो कुछ ऐसे जीन्स होंगे जिसमें जीन्स में अगर अल्टरेशन आ जाए, ठीक है ना, तो वो एबनॉर्मलिटी या एबरेशंस को कॉज करेगा। और ये क्रोमोसोमल एबरेशन कॉमनली हमें कैंसर सेल्स में देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। म्यूटेशन ऑल्सो कैन अराइज ड्यू टू चेंज इन सिंगल बेस पेयर। अगर डीएनए के सिंगल बेस पेयर में चेंज आ रहा है तो इस टाइप के म्यूटेशन को हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। इसका एग्जांपल है, क्लासिकल एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। किसका एग्जांपल है, पॉइंट म्यूटेशन का। अगर किसी बेस पेयर में डिलीशन आ जाता है या कोई एक्स्ट्रा बेस पेयर आकर के ऐड हो जा रहा है, उसको हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो म्यूटेशंस हैं, जैसे क्रोमोसोमल एबरेशन हो रहा है, कैंसर सेल्स का एग्जांपल है, पॉइंट म्यूटेशन है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है, इसको आप ध्यान रखें। देखो अब पेडिग्री एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं, देखो अगर हमें ये पता लगाना है कि फैमिली में जो बीमारी चल रही है उस बीमारी का मतलब ट्रेट कैसा है, वो डोमिनेंट है, वो रेसेसिव है, ठीक है ना, उसके इनहेरिटेंस के पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को हम जानना चाहते हैं, इनहेरिटेंस पैटर्न को समझना चाहते हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि कोई हम मतलब पूरी ज़िंदगी भर उन फैमिली में जो प्रोजेनिस हो रहे हैं, जो बच्चे हो रहे हैं, जो पेरेंट्स हैं और जो एंसेस्टर हैं, उनका मतलब हम देखते जाएं, ठीक है ना, कि कैसे कैरेक्टर डेवलप हो रहे हैं। जैसे मेंडल ने पी प्लांट के साथ किया। पी प्लांट की तो लाइफ साइकिल छोटी होती है, ठीक है ना, बहुत सारे पी प्लांट ग्रो हो जाते हैं, लेकिन ह्यूमन के लिए तो एक ह्यूमन बींग के लिए वेट कर पता नहीं सदियाँ लग जाएंगी एक फैमिली के पूरा इनहेरिटेंस पैटर्न को देखने के लिए। तो इसलिए क्या करते हैं ना, ये तो इम्पॉसिबल है। तो इसलिए फैमिली की हिस्ट्री को स्टडी किया जाता है, स्टडी करके मतलब क्या बनाते हैं, पेडिग्री एनालिसिस बनाते हैं, ठीक है ना। उससे मतलब ये पता चलता है कौन सा ट्रेट है, कौन सा डिजीज़, एबनॉर्मलिटी, रेसेसिव, डोमिनेंट, ठीक है ना, वो एक्स लिंक ट्रेट है, क्या है, नहीं है, ये सब चीज़ों के बारे में ना पता चलता है। और जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करें ना, दो तरह के होते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होता है और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो रहा होता है, ठीक है। देखो सबसे पहले हम देखेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर, ठीक है ना। इसमें आप ध्यान दें कि इसमें जितने भी आप पढ़ने जा रहे हैं ना, बेसिकली आप कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकेटोन्यूरिया और थैलेसेमिया, बेसिकली 5 टाइप्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें आप ध्यान में रखो ना, इसमें कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया ये दो हैं जो सेक्स लिंक रेसेसिव होते हैं, बाकी सारे ऑटोजोमल रेसेसिव होते हैं। कलर ब्लाइंडनेस में हमें देखने के लिए मिलता है ना, जो आई में प्रेजेंट रेड कलर के और ग्रीन कलर के जो कोन होते हैं ना, उसमें डिफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से ह्यूमन रेड और ग्रीन कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, ठीक है। और ये जो डिफेक्ट होता है ना, इट इज़ ड्यू टू म्यूटेशन इन सर्टेन जीन्स जो एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको हम सेक्स लिंक्ड रेसेसिव में कहते हैं। 8% मेल में ये ऑकर होता है और 0.4% फीमेल में ये ऑकर होता है, ठीक है ना। अब देखो होता ही है ना कि अगर मदर कैरियर है कलर ब्लाइंडनेस की, तो सन का कलर ब्लाइंड होने का 50% चांस है। वही डॉटर जो है ना, कलर ब्लाइंड तभी हो सकती है जब फादर भी कलर ब्लाइंड हो, क्योंकि देखो मदर अगर कैरियर है तो मदर के पास जैसे एक्स मतलब वो जीन है जो जिसमें म्यूटेशन आ गया कलर ब्लाइंडनेस का, और एक्स नॉर्मल है, ठीक है ना। तो मदर से या तो एक्स मिल सकता है या तो एक्स मिल सकता है, ठीक है ना। और फादर को भी कलर ब्लाइंड होना पड़ेगा, तो एक्स और एक्स दोनों मिल करके डॉटर में जाएंगे, तभी जा कर के डॉटर कलर ब्लाइंड होगी, ठीक है ना। हीमोफीलिया की बात करें तो इसमें क्या होता है ना, एक प्रोटीन जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो इफेक्ट हो जाता है। तो एक सिंपल कट लगेगा ना तो नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होगी, ठीक है ना। और
द पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकमिंग अ हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर बिकॉज मदर ऑफ सच अ फीमेल हैज़ टू बी लीस्ट कैरियर एंड फादर शुड बी हीमोफिलिक। ठीक है ना, बिल्कुल सेम वैसा ही कंडीशन है। इसलिए तो हम कहते हैं कि इन पांचों एग्जाम्पल में से कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया ही आपके सेक्स लिंक रिसेसिव के एग्जाम्पल्स हैं। और एक फैक्ट आप ध्यान में रखो कि जो फैमिली पेडिग्री देखा गया क्वीन विक्टोरिया के फैमिली का, उसमें देखा गया कि बहुत सारे जो उनके डिसेंडेंट थे ना वो हीमोफिलिक थे और क्वीन विक्टोरिया खुद एक कैरियर थी। ना सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो ये ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव होता है। इसके बाद जो भी हम देखने जा रहे हैं सारे ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव है। ठीक है ना, देखो यहाँ पे दो पेयर सब आपके एलील्स होते हैं, दो तरह के एलील होते हैं, HBA और HBS। जब होमोजाइगस HBS ये प्रेजेंट हो तभी जाकर के डिजीज़ फिनोटाइप से होता है। अगर हेटरोजाइगस हो जैसे यानी HBA HBS, सो इंडिविजुअल जो होगा ना वो अनअफेक्टेड होगा। बेसिकली इस डिजीज़ में क्या होता है ना कि सब्स्टिट्यूशन होता है ग्लूटामिक एसिड बाय वेलिन इन द 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन। मतलब GAG जो है ना वो GUG में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, इससे क्या होता है ना कि जो हीमोग्लोबिन में क्या आता है, म्यूटेशन आ जाता है और वो जो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है ना वो पॉलीमराइज होकर के लो ऑक्सीजन टेंशन इससे क्या होता है ना कि RBC का जो शेप होता है ना बाइकनकेव डिस्क से वो इलोंगेटेड सिकल शेप का हो जाता है। ठीक है ना, अब हम देखते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया। इसमें क्या होता है ना कि एमाइनो एसिड फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम हो जाता है ना वही नहीं बन पाता। इसकी वजह से क्या हो जाता है ना, फिनाइल एलेनिन जो होता है ना ब्रेन में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है ना, और वो कन्वर्ट हो जाता है फिनाइल पायरुविक एसिड में। अब इसकी वजह से ना बहुत ख़तरनाक बच्चे का मानसिक विकास नहीं हो पाता है। ठीक है ना, या हम देख रहे होते हैं कि मेंटल रिटार्डेशन होता है, पुअर एब्जॉर्प्शन होता है किडनी से। थैलेसीमिया की बात करें तो ये इस डिफेक्ट में क्या होता है ना, इट इज़ ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन विच अल्टीमेटली रिजल्ट इन रिड्यूस रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन चेन्स अल्फा एंड बीटा। देखो हम जानते हैं ना कि हीमोग्लोबिन में अल्फा एंड बीटा चेन्स होते हैं। अब इन्हीं जीन्स में क्या हो जाता है ना, म्यूटेशंस हो जाता है ताकि ये चेन्स ना बन नहीं पाए। अल्फ़ा चेन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपके पास होता है HbA1 जीन और HbA2 जीन जो क्रोमोसोम नंबर 16 में प्रेजेंट होता है। बीटा चेन की बात करें तो इसमें होता है HBP जो क्रोमोसोम नंबर 11 में प्रेजेंट होता है। और थैलेसीमिया जो है ना क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, वही सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है। अब हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात करें ना, इट इज़ ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। बेसिकली क्यों होता है ना, हम देख रहे होते हैं ना फेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन हो रहा होता है। उस टाइम पे अगर कुछ फेल्यूर हो जाए, ठीक है ना, सो एक सेल में ज़्यादा क्रोमोसोम चला गया, एक में कम रह गया, इसकी वजह से क्या हो जाता है ना, डिसऑर्डर्स बन जाते हैं। ठीक है ना, और इसको कहते हैं हम, ये जो डिसऑर्डर्स बने ना ड्यू टू फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन, इसको हम कहते हैं एनियोप्लॉइडी। और एक और होता है जिसको हम कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। इसमें क्या होता है ना, साइटोकाइनेसिस में फेलियर होने की वजह से पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम जो होता है ना एक सेल में चला जाता है, जिसकी वजह से एक सेल में तो कोई क्रोमोसोम बचता ही नहीं है, दूसरे सेल में बहुत सारे क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। बेसिकली टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम से होते हैं, टोटल 46 होता है। 23 में से 22 जो होते हैं ना वो होते हैं हमारे ऑटोसोम्स। ठीक है ना, और बाकी जो पेयर्स होते हैं ना उसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब देखो जो अभी आप क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पढ़ने जा रहे हैं ना, 3 आप पढ़ने जा रहे हैं, उसको आप कैसे याद रखोगे, DKT डकेट। ठीक है ना, डकेट जो वो धुरंधर वाली जो मूवी थी रहमान डकेट। ठीक है ना, तो ऐसे आप याद करोगे DKT। D से आएगा आपका डाउन सिंड्रोम, K से आएगा आपके पास क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और T से आएगा टर्नर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है ना कि जो क्रोमोसोम नंबर 21 होता है ना, उसमें एक एडिशनल कॉपी आ जाता है क्रोमोसोम नंबर 21 का, जिसको हम ट्राइजोमी ऑफ 21 कहते हैं। ये फर्स्ट डिस्क्राइब किया था कि इन्होंने लैंगडन डाउन ने पहली बार इसको डिस्क्राइब किया था। इसमें क्या होता है ना कि जो इंडिविजुअल होता है ना वो बौना होता है, शॉर्ट स्टेचर्ड होता है, स्मॉल राउंड हेड होता है उसका। ठीक है ना, उसका टंग में क्या होते हैं, फरो होते हैं। माउथ जो होता है ना वो पार्शियली ओपन होता है। पाम जो होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, उसमें क्रीज होता है, क्रीज बने होते हैं बहुत सारे।
फिज़िकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है। मेंटल रिटार्डेशन होता है, ठीक है ना, सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाता। क्लाइनफेल्टर्स की बात करें तो एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम होता है। मैस्कुलिन डेवलपमेंट तो होता है बट फेमिनिन डेवलपमेंट भी हो जाता है, जैसे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट जिसको हम गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। सच इंडिविजुअल जो होते हैं ना वो स्टेराइल होते हैं। टनल सिंड्रोम की बात करें तो इसमें एब्सेंस होता है, एक्स क्रोमोसोम का एब्सेंस होता है। एक्सोटाइप हमें देखने के लिए मिलता है इसमें जैसे जो फीमेल्स होते हैं ना उनकी ओवरी जो होती है ना रूडिमेंटरी होते हैं और इंक्लूडिंग लेक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स देखने के लिए मिलता है। ओके, दैट वाज देयर इन दिस चैप्टर, ठीक है। देखो और चैप्टर तो यहाँ पे पूरा एनसीईआरटी के हिसाब से कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अगर आपको एक्स्ट्रा पेडिग्री एनालिसिस का लेक्चर चाहिए प्रॉपर, सो आप कमेंट करें, बताएं, ठीक है। एंड चैप्टर कैसा लगा उसको भी बताएं। एंड तब तक पढ़ते रहें, हम अगले चैप्टर में मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।